आज गौरव जी हमारे साथ हैं, तो गौरव, ओवर टू यू। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी वार्म वेलकम थैंक यू। टू द पॉडकास्ट। सो आपका, जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो आप कुछ आपके मन में कुछ विशेष रहता है कि मुझे चूंकि जेंडर की इक्वालिटी लेके आनी है, तो आई मीन आर यू कॉन्शियस अबाउट रीचिंग आउट टू वुमेन स्पेशली इन विलेजेस, ताकि एक वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर सकें? तो बायोमास से जहाँ तक हम बायोमास की बात करते हैं, स्पेशली रूरल सेटअप में, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आपके दिमाग में भी पहली पिक्चर यही बनती होगी कि गांव की एक महिला है जो कि जंगल में जाके लकड़ी काट के ला रही है, या फिर खेतों में और किसान भाई के साथ काम कर रही हैं। लेकिन क्या है कि एक बहुत अच्छी बात है, यदि आप डिसेंट्रलाइज एनर्जी की बात करें, घर में रह के आपके पास, जैसे एक मैं आपको फैक्ट बताऊं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आपके पास एक गाय और एक बैल का जोड़ा है, उसके गोबर से इतनी एनर्जी बन सकती है कि एक परिवार जिसमें 2 वयस्क का 2 बच्चे हैं, उनके 3 बार के खाने की आपूर्ति के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो पूरी हो सकती है। तो इस तरह के कई सारे प्लस पॉइंट है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जोड़ देता है। आपको क्या लगता है कि जब आप भारत आज की तारीख में मेरे ख्याल से दुनिया में अपना नाम बना रहा है, और हम लोग जिस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट सेट हो रहे हैं, मोदी जी ने टारगेट्स को बिल्कुल एकदम बदल के रख दिया है, पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स ही बदल के रख दिया। क्योंकि याद है पहले हम लोग 20 गीगावाट सोलर की बात होती थी, उसके बाद यही 100 गीगावाट की होने की बात शुरू हो गई जब मोदी जी आए, और 100 गीगावाट के बाद अब हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है, जिसमें से 280 गीगावाट सिर्फ सोलर है, राइट। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन को डाल देते हैं फिर तो ये शायद 280 गीगावाट ही बहुत कम रहेगा। सो टोटल जो अगर हम एक ओवरऑल पावर बास्केट की बात करते हैं, या ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पावर की बात करते हैं, आज रिन्यूएबल एनर्जी मेरे ख्याल से टोटल पावर का लगभग 28-29% का शेयर है, अगर हम लार्ज हाइड्रो को हटा दें, ठीक है। तो प्योर प्ले जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि बायो एनर्जी का जो आज भी पाई चार्ट पे बहुत छोटा सा उसका हिस्सा है, तो क्या लगता है कि आपको क्या ये ऐसा ही रहेगा, या पोटेंशियल तो है बट वो पोटेंशियल इतने सालों से अभी तक लिवरेज नहीं हो पाया या एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया? कहाँ पे इंडिया थोड़ा सा हम पीछे रह गए उस चीज के अंदर? और अगर पीछे रह गए हैं तो आईपीए एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक पॉलिसी एजेंट है सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जो आपने अभी इतने बेनिफिट्स बताए हैं कि किस तरह से गांवों की एक काया ही पलट कर सकता है बायो एनर्जी। सो आपको क्या लगता है कि बायो का आने वाले समय के अंदर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में शेयर बढ़ने वाला है, या स्टैटिक रहेगा, या किसी सेक्टर को पीछे छोड़ के बायो एनर्जी एकदम आगे निकल सकता है? मतलब क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जो बायो को एकदम कैटापल्ट कर दे टू द फोरफ्रंट रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? अगेन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक मिथ को मैं बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी सामान्य सी बात है, हमें लगती है जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम पावर टर्म में बात करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप बायो एनर्जी, स्पेसिफिकली बायोगैस की बात करते हैं, यहाँ हम पावर टर्म में बात नहीं करते, क्योंकि बायोगैस से थर्मल एनर्जी निकलेगी, या फिर बायोगैस से मैं सीएनजी बनाता हूँ तो मैं उसको पावर इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। तो यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँ तो शायद हमेशा ही, यदि आप एनर्जी मिक्स और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ही आपको हिस्सा बायोगैस का भारतवर्ष में दिखेगा। ऑल्दो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज़ में ये अलग है, क्योंकि वहाँ पर जब आप लेट से बायोगैस से आप पावर बनाते हैं तो आप उससे हीट एनर्जी भी निकालते हैं, और वो दोनों आप बेच सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आप हीट एनर्जी को बेच नहीं सकते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर राइट क्वेश्चन ये होगा कि आप एनर्जी मिक्स में, यदि मैं सीएनजी को रिप्लेसमेंट की बात करूं या एलएनजी को रिप्लेसमेंट की बात करूं, तब हमारा कितना पोटेंशियल है और वो कब हो सकता है। सो थ्योरेटिकली इनफैक्ट हम जितना भी एलएनजी इंपोर्ट हो रहा है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अभी हम भारतवर्ष में देखें तो सतत नाम की एक योजना है, उसके तहत 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की बात हो रही है बायो सीएनजी प्रोड्यूस करने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि करीब 65 मिलियन मेट्रिक टन तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोटेंशियल की बात होती है। एक लास्ट बिंदु यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जब आप बायो इन जनरल बात करते हैं, बहुत सारे डेटा जो है अनरिपोर्टेड जाते हैं, बिकॉज मे बी वो किसी जंगल में, एक छोटी से गांव में, या फिर किसी दूर एरिया में कुछ हो रहा होगा। अब यदि
थोड़ा बैक जाएंगे एंशिएंट टाइम में, आप देखेंगे कि जब व्हेन देयर वाज नो क्रूड, इन फैक्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द क्रूड, आप देखेंगे तो हम लोग बायो एनर्जी पर ही मेनली डिपेंडेंट थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम। तो मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ तक ये डेटा का सवाल है, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन हमें जब भी कंपेयर करना है तो एप्पल टू एप्पल करना है। तो आई वुड रेदर से कि हम एनर्जी मिक्स, जहाँ पर हम सीएनजी को रिप्लेस करने की बात करें, जहाँ पे हम एलपीजी को रिप्लेस करने की बात करें, इट विल मेक मोर सेंस। एंड थ्योरेटिकली आप पूरी की पूरी एलएनजी इंपोर्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं बायो एनर्जी से। आईबी ने जो अचीव किया है बहुत अच्छा है। अभी भी हम बात ये कर रहे हैं कि अभी बहुत है जो जैसा लाइक वी हैव अ माइल्स टू गो, राइट। सो आप एक पॉलिसी चेंज एजेंट के रूप में भी हैं। व्हेन आई से एजेंट मींस यू आर अ फोर्स बिहाइंड tweaking the policies of the government, at least reaching out to them, talking to them about what policy changes are required, क्योंकि policies एक बहुत बड़ा pillar है for success of any industry in India. I mean worldwide, but more so in India, क्योंकि जिस तरह का हमारा एक system है democratic, bureaucratic, तो एक policies जो हमारे bureaucrats बनाते हैं, ministry के officials बनाते हैं, a small tweak in the policy can make or mar any sector. तो जिस हिसाब से मेरे ख्याल से रिन्यूएबल का सेक्टर ग्रो कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हेडेड बाय डॉक्टर आर.के. सिंह, आई थिंक दे आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट जॉब। सो जब भी कभी पॉलिसीज की बात होती है, बायो सेक्टर की बात होती है, तो क्या आईबीए को मिनिस्ट्री से इनवाइट आता है कि आप आएं और बताएं कि वेयर द शू इज पिंचिंग? I take a step back. So basically, identity of the association is from its members. So we do whatever the members want. जो भी, क्योंकि नहीं तो identity ही नहीं है. Why do you need association? So fortunately, we are blessed with very active members. In fact, तो जो भी वो चाहते हैं हम वो करते हैं. And one of the thing is कि right policy. Management में एक term है push pull, कि आपको push चाहिए and market should pull it. And push comes from the right policy, from the right environment, from the right infrastructure, from the right investment, from the right many other things. So जहाँ तक policy की बात है, definitely बायोगैस की हम बात करें, you need raw material, उससे आप गैस बनाते हैं, गैस के साथ फर्टिलाइज़र निकलता है। हम लूजली स्पीकिंग मैं उसे बायो फर्टिलाइज़र बोलता हूँ, अभी टेक्निकली उसे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। तो अभी तक जहाँ तक गैस की बात थी, एनर्जी की बात थी, नॉट एन इशू है। हाँ, यदि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एलपीजी इक्विवेलेंट गैस, एलपीजी सस्ती देता हूँ तो आप ले लेंगे हम, एंड दैट्स व्हाट द पीच इज़ ऑल द टाइम। लेकिन जहाँ तक बायो फर्टिलाइज़र की बात है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क था। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर एक कॉन्क्रीट मैनर में देना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली अपने पॉलिसी पुश पे हमेशा रहते हैं जो कि सेक्टर को बढ़ावा दे। किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा इनफैक्ट। तो जैसे हम बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो अपने शुरू से ही काफ़ी बुलिश थे। वन ऑफ द फैक्ट जो कि बहुत कम लोगों को पता है, अराउंड 2.5 years ago हमारे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर करके एक टर्म आ गया, जो कि बायोगैस के फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हम। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिफोर दैट it was a non-bailable crime. I'm just repeating, non-bailable crime to sell such fertilizer. After packaging and doing all this thing, क्योंकि for the right reason, क्योंकि उसकी technicalities in place नहीं थी, which was recognized by fertilizer control order. So after a lot of advocacy, after a lot of so-called writing and pitching, and with the right facts and figures, with the help of the members, they provided all the ground level data. Finally, and thanks to MNRE specifically, of course, मैं फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री की भी बात करूँ, डिपार्टमेंट की बात करूँ, MOPNG की भी बात करूँ, because they all wanted to make it happen. We got lot of love and support. Finally, we had it. But still, the $1 million question was, you need additional push. Right now it's legal to sell that, लेकिन आपके पास additional push in form of money you needed. And I'm very, very happy to announce over here, around 3 weeks ago only, in fact, Indian government agreed to provide 1.5 rupees per kg of fermented organic manure as
market development assistance. Indeed, huh? So, and this is the job of IBA, in fact, to keep talking, to keep telling scientifically क्या सही है, policy was क्या सही है sector को, and definitely, the beauty right now, at least that's our experience, that government has got an ear. They will try to analyze. They also have got the boundary condition. I'm not denying that. Yeah, let's accept the fact. मैं हमेशा बोलता हूँ यदि गवर्नमेंट ही सब कुछ de-risk कर लेगी तो what will entrepreneurs do? They also need to de-risk the sector, right? So coming back to your question, so I would say it's not very straightforward. यदि मैं सिर्फ एक particular ministry या particular department को बोलूँ, but the beauty right now is that government has got an ear and they want to make it happen. जैसा आपने कहा, net, it's a net zero, it's never zero. Many people get confused about it. So जब हम net की बात करते हैं, 2070 की बात करते हैं, I think is very practical, is very much achievable, and and this is the mission we need to really make it happen together. That's how we feel at our end.